जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आप क्या पढ़ा रहे हैं। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें लगभग 20 से 22 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो दोस्तों हर एक वीडियो में आपसे बताया गया कि यह 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड है। वह 3 एग्जाम कौन सा दोस्तों? एक हमारा जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है दोस्तों, जो 14 मई को होने वाला है। एक हमारा आईएएस का एग्जाम है दोस्तों, जो 28 मई को होने वाला है। ईपीएफओ की दोस्तों डेट नहीं आई है, लेकिन जुलाई और अगस्त में कभी भी पेपर आपसे कराया जा सकता है। तो यह 3 एग्जामों के लिए दोस्तों यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है वो फुली रूप से डेडिकेटेड है। आज हम इस सीरीज में दोस्तों भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों लगभग हर एक एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यह सीरीज जो चलाई जा रही है दोस्तों 3 एग्जामों को, लेकिन 3 एग्जामों के लिए तो लेकिन फुली रूप से डेडिकेटेड है। लेकिन दोस्तों 2023 में आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स का अच्छा खासा अब वेटेज बढ़ गया है। हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में जितने भी एग्जाम होने वाले दोस्तों, उन सब हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्या है, लाभदायक है। चाहे भी दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे यूपी पीसीएस में दोस्तों यूपी में 1 दरोगा का पेपर होने वाला है, या और भी जितने भी एग्जाम दोस्तों 2023 में होने वाले हैं, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो भारत वन स्थिति की रिपोर्ट जो दोस्तों आज आपसे पढ़ाया जाएगा 2021 का, यह आप देखेंगे दोस्तों यह इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के अंतर्गत यह खंड आता है दोस्तों। और इससे दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो आपसे दोस्तों आज भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में दोस्तों टू दी पॉइंट चीजें डिस्कस की जाएंगी, और देखा जाएगा दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसी हिसाब से दोस्तों आपसे क्या किया जाएगा, इससे टू दी पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों क्या करेंगे, अपना पेन भी ले लेंगे, कॉपी भी ले लेंगे, और जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी आप उनको नोट्स अपना बनाते चलेंगे, ताकि आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले दोस्तों क्या कर से उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। बाकी जो लोग चैनल से अभी जुड़े होंगे दोस्तों, वो सब क्या करेंगे, करंट अफेयर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, और उसमें दोस्तों वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो आप सारे वीडियो को देखते चलेंगे, तो आपकी दोस्तों करंट अफेयर्स में क्या हो जाएगी कि अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। तो चलिए अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। हम किसकी बात पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ISFR 2021 के दोस्तों बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ISFR क्या होता है दोस्तों? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो आप दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें दोस्तों गलत होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि लोग इसको दोस्तों टू दी पॉइंट नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़े बहुत जाते होते हैं दोस्तों, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आपको दोस्तों नियमता और बहुत सिस्टमैटिक फैक्ट को दोस्तों सिर्फ याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ों को हम दोस्तों आज देखने वाले। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अब ISFR अगर बोला जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा ISFR का मतलब होता है दोस्तों इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आज हम किसकी पढ़ेंगे दोस्तों? 2021 के रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं दोस्तों ISFR की। तो इसको कौन जारी करता है दोस्तों? इसको जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह जारी किया जाता है, यानी FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों यह जारी किया जाता है, और प्रति 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। तो आप यह फैक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यह जो दोस्तों जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, यानी यह हर 1 साल नहीं जारी होता है, यानी प्रत्येक वर्ष जारी नहीं होता है। इससे पहले दोस्तों कब आया होगा? इससे पहले 2019 में आया होगा, 2019 से पहले दोस्तों 2017 में आया होगा। अभी हम पढ़ किसकी रहे हैं दोस्तों? 2021 की। तो अब अगला जो इसका रिपोर्ट आएगा दोस्तों 2023 में आएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रति 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों जारी किया जाता है? तो जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है दोस्तों, वही क्या करता है, ISFR रिपोर्ट को दोस्तों क्या करता है, रिलीज करता है। और 2021 में दोस्तों जो रिपोर्ट आया है, यह अपने क्रम में दोस्तों 17वां रिपोर्ट है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यह कौन सा रिपोर्ट है? क्रम के हिसाब से 2021 में जो आया है वह 17वां रिपोर्ट है, यानी जो 2019 में आया रहा होगा दोस्तों, यह क्या था, वह 16वां रिपोर्ट था। तो आप यह याद रखिएगा कि 2021 में जो आया है वह 17वां यानी 17 रिपोर्ट है। सबसे पहले दोस्तों ISFR को कब जारी किया गया था? तो 1987 में, यानी 1987 में दोस्तों इसको सबसे पहले जारी किया गया था। और इसमें दोस्तों जो आंकड़े लिए गए हैं, जो ISFR 2021 आया है, तो एक दोस्तों दूर संवेदी उपग्रह है, उसका नाम है दोस्तों रिसोर्स सैट 2।
तो आप यह नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। जो रिसोर्स सैट 2 है दोस्तों, यह क्या है, एक दूर संवेदी उपग्रह है। इसी ने दोस्तों जो आंकड़े प्रोवाइड किए हैं, उन्हीं आंकड़ों को क्या किया गया दोस्तों, ISFR 2021 में शामिल किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों, एक राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, 1988 में। उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था दोस्तों कि देश के कुल भौगोलिक भाग का 33% क्या होना चाहिए दोस्तों, वन क्षेत्र होगा। तो यह भी दोस्तों आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस डाटा को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 की थी जो दोस्तों 1988 की, उसमें कितने प्रतिशत कहा गया था कि देश से कुल भौगोलिक भाग का दोस्तों कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होगा, तो 33% भाग पर दोस्तों वन क्षेत्र होगा। तो आपको दोस्तों बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ISFR के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों अगर बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अब गलती नहीं करेंगे। यहाँ जितने भी पॉइंट बताए गए हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से सिर्फ वही पॉइंट टू दी पॉइंट याद रखेंगे और अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। 2-3 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने इस रिपोर्ट में जो 2021 में आया है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हमको याद रखने हैं, उसके बाद अब हम चलते हैं। तो देखिए जो ISFR 2021 में आया दोस्तों, देखिए उसमें 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप क्या हुआ है देखिए, एक होता है दोस्तों वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। वनावरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉरेस्ट, यानी वनावरण का मतलब हो जाता है दोस्तों जो फॉरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, और वृक्षावरण का मतलब हो जाता है दोस्तों ट्री, यानी वन। आप समझ गए ना, वन का मतलब होता है जो पूरा जंगल होता है दोस्तों, उसमें कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और वृक्षावरण का मतलब हो जाता है दोस्तों जो ट्री होती है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वृक्षा। तो इन 2 आंकड़ों को ही अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसकी 2021 का जो रिपोर्ट आई है, उसमें इन्हीं 2 आंकड़ों को दोस्तों अच्छे से याद रखना होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो वनावरण है, वह वनावरण दोस्तों भारत के क्षेत्रफल पे कितना है दोस्तों, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों क्या है, वनावरण पाया जाता है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे दोस्तों, 21.71। यही डाटा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। है तो वैसे दोस्तों यह 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या दोस्तों वनावरण फैला हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का दोस्तों वनावरण कितना है, तो 2171 दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। 2171 का मतलब हो जाता है दोस्तों 21.71% क्षेत्रफल क्या पाया जाता है दोस्तों, वनावरण पाया जाता है। तो यह प्रतिशत वाला डेटा आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करें दोस्तों वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने पाया जाता है दोस्तों, 2.91% क्षेत्र पर पाया जाता है। तो यह भी डाटा आप दोस्तों, यह प्रतिशत वाला डाटा ही आप याद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वृक्षावरण पाया जाता है, तो 2.91% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है दोस्तों, वृक्षावरण पाया जाता है। तो यह दोनों के ही दोनों दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें यह अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन प्रतिशत वाला आंकड़ा दोस्तों आपको नहीं भूलेंगे। आपको जो बताया गया है आप इसको याद रखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों तो आप समझ जाएंगे क्यों इन बातों पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर आपसे वनावरण पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 2171 यानी 21.71%। अगर आपसे वृक्षावरण पूछा जाए दोस्तों तो 2.91%, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब दोनों को अगर हम मिला दें दोस्तों वनावरण और वृक्षावरण, तो कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इनका, तो 8,09,537 200 वर्ग किलोमीटर इनका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। और प्रतिशत के रूप में देखा जाए दोस्तों तो यह कितना है, 24.62%। तो यह तीसरा भी आंकड़ा दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, 24.62%। यानी आप देखिएगा अगर आप वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ देंगे तो यह ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा दोस्तों कुल। तो कुल कितना है दोस्तों, 2462। आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों 2021 के रिपोर्ट में दोस्तों कुल से आप क्या याद रखेंगे, 2462, यानी 24.62% क्षेत्रों पर क्या दोस्तों वनावरण और वृक्षावरण दोनों पाया जाता है। और 2171 का मतलब हो जाता है दोस्तों 21.71% का मतलब हो जाता है दोस्तों वनावरण, और 2.91% का मतलब हो जाता है दोस्तों वृक्षावरण। तो यह प्रतिशत वाला दोस्तों आंकड़ा आप याद रखिएगा, इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। अब आप देखेंगे दोस्तों 2021 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो देखेंगे दोस्तों इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोस्तों दोनों में ही वृद्धि देखी गई है। और यह वृद्धि किस रिपोर्ट की तुलना में देखी जाएगी दोस्तों, 2019 के रिपोर्ट की तुलना में। यानी दोस्तों जो पिछला रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की तुलना में अगर हम देखें दोस्तों तो पिछला रिपोर्ट कब आया होगा दोस्तों, 2019 में आया होगा।
तो उस रिपोर्ट की तुलना में अगर हम देखें दोस्तों तो वनावरण में कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि देखी गई है वनावरण में। और वृक्षावरण में दोस्तों कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर दोस्तों वृद्धि देखी गई है वृक्षावरण में। इसी ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कुल वृद्धि कितनी हुई वनावरण वृक्षावरण को मिलाकर, तो 2261 वर्ग किलोमीटर दोस्तों वृद्धि हुई है। तो आप इस डाटा को भी अच्छे से याद रखिएगा कि वनावरण 1540, वृक्षावरण 721 और कुल दोस्तों 2261, यानी कुल मिलाजुला के दोस्तों वनावरण वृक्षावरण दोस्तों दोनों में ही वृद्धि देखी गई है। तो प्रतिशत वाला डाटा आप याद रखेंगे दोस्तों, वनावरण में कितनी वृद्धि देखी गई है 0.22% और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि देखी गई है 0.76%। तो यह आप याद रखिएगा दोस्तों, 0.22% वृद्धि देखी गई है वनावरण में और 0.76% वृद्धि देखी गई है दोस्तों वृक्षावरण में। यह पिछले रिपोर्ट की तुलना में दोस्तों यह आंकड़ा बताया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों के बारे में। तो देखिए यह डाटा दो रूप से आता है दोस्तों, एक आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, एक आता है प्रतिशत के हिसाब से। तो दोनों के ही दोनों दोस्तों आप कंपेयर करके याद रखिएगा। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, यह मेंशन होगा दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और प्रतिशत यानी परसेंटेज वाइज क्या है। तो आप दोनों के दोनों अच्छे से याद रखिएगा। तो आप देखिए इसको तुलना करके कैसे याद रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में दोस्तों पहले नंबर पे कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, तो वह है छत्तीसगढ़। इसी हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा है दोस्तों, मिजोरम है। दूसरे नंबर पे कौन सा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, सेम ही है। और तीसरे नंबर पे कौन सा दोस्तों, मेघालय है। तो यह दोनों डाटा दोस्तों आप कंपेयर करके ऐसे ही याद रखेंगे। आप फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्षेत्रफल वाइज यानी एरिया के हिसाब से दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़। इसी तरह अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा मिजोरम, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहां देख रहे होंगे दोस्तों सेम है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है और प्रतिशत के हिसाब से भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश है और पहले नंबर पे प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों मिजोरम है और तीसरे नंबर पे प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों कौन सा आ जाता है, मेघालय आ जाता है। तो आप इसको दोस्तों ऐसे ही कंपेयर करके अगर आप याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों और क्या इसमें याद रखना, और इसमें यह याद रखना दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है दोस्तों, हरियाणा आ जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, पंजाब आ जाता है और तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है, गोवा आ जाता है। तो आप इसको भी, यह शब्द आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, या तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा या प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा। तो आप दोनों अगर कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम, या अभी तक सर्वाधिक आप पढ़ रहे थे दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं कम, तो सबसे कम वनावरण वाले राज्यों में पहले नंबर पे आ जाता है दोस्तों हरियाणा आ जाता है, दूसरे नंबर पर पंजाब आ जाता है और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है दोस्तों, गोवा आ जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब पूछा जाए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यानी यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के मामले अगर हम आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा और दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आ जाएगा। तो आप राज्य वाले शब्द पर भी गौर करिएगा और केंद्र शासित प्रदेश वाले शब्दों पर भी गौर करिएगा। अभी आपने पढ़ा दोस्तों राज्यों के बारे में, अब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहले नंबर पे कौन रहेगा दोस्तों, लक्षद्वीप रहेगा और दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, अंडमान निकोबार है। तो आप इसमें गलती नहीं करिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में पहले नंबर पर दोस्तों मिजोरम और
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वनावरण वाले राज्यों में पहले नंबर पर कौन है? हरियाणा। तो आप ऐसे दोस्तों सबको तुलना करके याद रखेंगे और बार बार इसको याद रखें, क्योंकि यह देखिएगा जो यह रिपोर्ट आती है ISFR की, यानी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर, इसमें दोस्तों सब कुछ आंकड़े ही होते हैं, सब कुछ फैक्ट ही होते हैं। तो यह आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे PPPCS देने वाले हो, IAS का देने वाले हो, वन दरोगा का देने वाले हो, या 2023 में आप जितने भी एग्जाम देने वाले हैं। तो यह रिपोर्ट दोस्तों उन सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सारे डाटे को दोस्तों ऐसे क्या करेंगे? कंपेयर करके याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आप सारे को सारे अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, मतलब ऐसे कौन से राज्य वर्तमान में कि जहां पर सबसे अधिक वनावरण पाया जाता है। लेकिन अब कीवर्ड पे आप याद रखिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले राज्य, मतलब ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि देखी गई है। तो पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तेलंगाना। इसी हिसाब से दोस्तों आपसे अभी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वनावरण वाले नुकसान वाले राज्यों में दोस्तों पहले नंबर पर कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? मणिपुर। तो आप एक एक कीवर्ड को अच्छे से याद रखिएगा, एक एक कीवर्ड को आप अच्छे से मार्क रखेंगे। क्वेश्चन पेपर में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कीवर्ड पे फोकस करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आप पूछना क्या चाह रहा है। पिछले ही अभी दोस्तों हमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, आप गौर करिएगा कि मतलब सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाए जाते हैं, वह पूछना चाह रहा था। लेकिन अब हम क्या पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला राज्य, तो मतलब ऐसे कौन से राज्य है दोस्तों कि जहाँ पर सबसे अधिक वनावरण की वृद्धि देखी गई है। तो इस मामले में दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है वह पहले नंबर पर आता है, और जो तेलंगाना है दोस्तों वह दूसरे नंबर पर आता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक वनावरण नुकसान वाला राज्य, यानी ऐसे कौन से राज्य है दोस्तों जहां पर पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे अधिक वनावरण का नुकसान देखा गया है। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आता है मणिपुर। यहां जो कुछ भी तुलना किया जाता है दोस्तों इसके पिछले रिपोर्ट से तुलना की जाती है, जो पिछला रिपोर्ट दोस्तों 2019 में आया था। तो यह जितनी भी वृद्धि और नुकसान देखी जाती है दोस्तों यह पिछले रिपोर्ट के हिसाब से ही रहती है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले राज्यों में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, और सर्वाधिक वनावरण नुकसान वाले राज्यों में दोस्तों पहले नंबर पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आप देखेंगे दोस्तों यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें 3 तरह के दोस्तों वन दिए रहते हैं, उन 3 नाम को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF यानी अति सघन वन। एक होता है दोस्तों MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वाले वन। एक होता है दोस्तों OF यानी ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। तो यह तीनों भी आंकड़ा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप याद रखिए दोस्तों। तो देखिए VDF का मतलब होता है दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों अपने कॉपी में। VDF का मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन वाले राज्य कौन से हैं। और MDF का मतलब होता है दोस्तों मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मतलब मध्यम सघन वाले वन दोस्तों। और OF का मतलब होता है दोस्तों ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन वालों में। तो देखिए VDF के मामले में दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। MDF के मामले में पहले नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और OF के मामले में दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो आप कीवर्ड याद रखिएगा, MDF का मतलब होता है मध्यम, OF का मतलब होता है खुला। तो आप देख रहे हैं दोस्तों MDF और OF दोनों में ही दोस्तों पहले नंबर पर कौन होता है? मध्य प्रदेश है। तो आप इसको अच्छे से तो याद रखेंगे कि MDF में भी पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, और OF में भी दोस्तों पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। सिर्फ जब BDF की बात की जाएगी दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो उसमें पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप तुलना करके याद रखेंगे ना तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा। और यह जितनी भी चीजें आपसे पढ़ाई जा रही हैं इस रिपोर्ट के बारे में सब टू दी पॉइंट पढ़ाई जा रही हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जब आप एक्चुअल एग्जाम में पहुंचेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बना है। इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर अगर आप अच्छे से खुद से आप अगर मैगजीन पढ़ रहे होंगे या आप कोई भी किसी भी मैगजीन या किसी भी न्यूज़पेपर से अगर आपने अच्छे से इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा और आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है अगर आप इसने को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे तो इससे क्वेश्चन दोस्तों 2-3 आएंगे और आप उसको सही भी करेंगे, आपकी इसमें गलती नहीं होगी। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक की चीज़ों को उम्मीद है कि आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यह जो रिपोर्ट आती है दोस्तों इसमें मैंग्रोव्स के भी आंकड़े दिए होते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो
जाता है, मैंग्रोव से भी दोस्तों क्या पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह टॉपिक दोस्तों इन्वायरमेंट सीरीज, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण खंड के अंतर्गत भी कवर हो जा रहा है और करंट अफेयर्स दोस्तों यानी समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत भी कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए मैंग्रोव के बारे में क्या रिपोर्ट आई है दोस्तों। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन जो दोस्तों हैं कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों यह फैले हुए हैं, जो दोस्तों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। और इसमें दोस्तों जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि कितनी देखी गई है, 17 वर्ग किलोमीटर देखी गई है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यह तीनों के तीनों ही दोस्तों इसमें डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन, दोस्तों मैंग्रोव को कच्छ वन भी लिख दिया जाएगा, तो आप समझिएगा इसी की बात की जा रही है। अगर कुल मैंग्रोव दोस्तों का क्षेत्रफल क्या है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इनका क्षेत्रफल है। और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल है, तो 0.15%। यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट हो जाता है। 0.15% क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या है, मैंग्रोव फैले हुए हैं। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह दोस्तों आंकड़ा है। और पिछले रिपोर्ट की तुलना में दोस्तों वृद्धि कितनी देखी गई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर, यानी 17 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों क्या हो चुकी है, मैंग्रोव में दोस्तों क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो आप अभी तक देख रहे होंगे दोस्तों वनावरण में भी दोस्तों वृद्धि देखी गई है, वृक्षावरण में भी दोस्तों वृद्धि देखी गई है, और मैंग्रोव में भी दोस्तों वृद्धि देखी गई है। तो वनावरण और वृक्षावरण में दोस्तों सिर्फ आप प्रतिशत याद रखेंगे कि वनावरण में 0.22% की वृद्धि देखी गई है और वृक्षावरण में दोस्तों 0.76% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन मैंग्रोव में दोस्तों आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों मैंग्रोव में वृद्धि देखी गई है। या तीनों के तीनों डाटा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार, दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को हम आंकड़ा दोस्तों इसमें शामिल किया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों मैंग्रोव के मामले में पहले स्थान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों पहले स्थान पर आ जाता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों गुजरात आ जाता है, और तीसरे दोस्तों नंबर पर आ जाता है अंडमान निकोबार आ जाता है। तो आप बहुत ध्यान से शब्दों को सुनिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी एरिया वाइज दोस्तों कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो मैंग्रोव के मामले में दोस्तों पहले स्थान या दूसरे स्थान या तीसरे स्थान पे आते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों मैंग्रोव के मामले दोस्तों पहले स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल, यानी सबसे अधिक दोस्तों मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, वह गुजरात में पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार आ जाता है। अगर केंद्र शासित सिर्फ पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक मैंग्रोव किन केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तब दोस्तों पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन और शब्द दोनों गौर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक मैंग्रोव किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप ऑप्शन में देखिएगा पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल होगा, तो इसको जाइएगा। अगर वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं होगा तो गुजरात रहेगा, और गुजरात नहीं होगा दोस्तों तो अंडमान निकोबार दिया होगा। तीनों और शब्दों को और ऑप्शन को भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्या होता है क्वेश्चन पेपर में हमसे गलतियां होती रहती हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जहां पर मैंग्रोव की वृद्धि देखी गई है, तो वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है दोस्तों उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर देखी गई है दोस्तों महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर कहां देखी गई है दोस्तों, कर्नाटक में। तो अगर दोस्तों मैंग्रोव की वृद्धि की बात की जाए दोस्तों सर्वाधिक कहां देखी गई है, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा दोस्तों मैंग्रोव की वृद्धि हुई है। यहां शब्द को देखिएगा, याद रखिएगा कि वृद्धि की बात हो रही है, वृद्धि की हम बात करेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि कहां हुई है, उड़ीसा में। लेकिन सर्वाधिक मैंग्रोव कहां पाया जाता है दोस्तों, तो वह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और वृद्धि के मामले में दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र आ जाता है। और वृद्धि के मामले में दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। तो आप इसी तरह से दोस्तों इन डाटा को याद रखिएगा। और यह दोस्तों जो हमारा ISFR रिपोर्ट 2021 आया दोस्तों, इसमें कार्बन स्टॉक के बारे में भी कुछ फैक्ट दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें कहा गया दोस्तों कि कुल कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 7,204 मिलियन टन का दोस्तों अनुमान लगाया गया है। और कार्बन स्टॉक में दोस्तों वृद्धि देखी गई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना दोस्तों, 79.4 MT यानी मिलियन टन की। तो यह आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जो ISFR 2021 का रिपोर्ट आया है, इसमें कुल कार्बन स्टॉक का कितना अनुमान लगाया गया दोस्तों, तो 7,204 मिलियन टन का दोस्तों क्या लगाया गया है, कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाया गया है। और कार्बन स्टॉक में यह वृद्धि कितनी देखी गई है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों हो जाता है कि 79.4 मिलियन टन
आप याद रखिएगा दोस्तों 79.4 मिलियन टन की दोस्तों क्या देखी गई है, कार्बन स्टॉक में वृद्धि देखी गई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में दोस्तों। यानी पिछला रिपोर्ट जो आया था 2019 में आया था, 2021 क्या कहता है कि इसमें 79.4 मिलियन टन की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए जो यह रिपोर्ट आता है दोस्तों, इसमें कुछ बाघ अभयारण्य के बारे में भी फैक्ट दिया होता है, तो अभी दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए वह फैक्ट क्या है उसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, 7.8% है, जो टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का दोस्तों, यानी बाघ अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों कितना है, 74.51% है। और बाघ अभयारण्य दोस्तों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो 2.27 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो यार दोस्तों तीनों के ही तीनों आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ भी दोस्तों, क्योंकि यह प्रतिशत वाला आंकड़ा ही दिया जाता है एग्जाम में। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो बाघ अभयारण्य है, जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वहां पर वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 7.8% क्षेत्र दोस्तों वन क्षेत्र पाया जाता है बाघ अभयारण्य में, यानी टाइगर रिजर्व में। यह जो दोस्तों जो 7.8% है दोस्तों, यह टाइगर रिजर्व के यानी बाघ अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 74.51% है। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और भारत में दोस्तों जो बाघ अभयारण्य है, जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रों पर फैले हुए हैं दोस्तों, तो 2.27 क्षेत्रों पर फैले हुए हैं। तो यह भी दोस्तों आंकड़ा अच्छे से याद रखिएगा। तो 7.8% भी याद रखिएगा, 74.51% भी याद रखिएगा, और 2.27% भी आप अच्छे से याद रखिएगा। दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं दोस्तों, वह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, उनको भी आप ये देखिएगा। एक दिया है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से, एक दिया है दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य, जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों है पाइके टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो यह जो दोस्तों नागार्जुन सागर, आप देखिएगा जो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, वन क्षेत्र है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो पक्के टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यह कहाँ पर, यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो आप इन डाटा को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को क्षेत्रफल के हिसाब से है, और पक्के टाइगर रिजर्व को दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से। तो आप यह सारे डाटा अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो ISFR 2021 के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें आपसे पढ़ाई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो दोस्तों जितना भी यहाँ फैक्ट बताया गया है आप अच्छे से इनको अपने कॉपी में लिख लेंगे, और 2 से 3 बार 4 5 बार दोस्तों इसको लिख कर याद करेंगे, क्योंकि बहुत फैक्चुअल डाटा होता है। अक्सर दोस्तों इसमें एग्जाम में कन्फ्यूज होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो आप इसको अच्छे से दोस्तों जितना चीज़ें यहाँ बताई गई आप अगर इतना भी याद रखेंगे ना, तो आप एग्जाम में दोस्तों इससे करके आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों इससे गलत नहीं होगा। बाकी दोस्तों जो आपकी घटनासार मार्केट में आने वाली है आप उसको भी देख सकते हैं, या दोस्तों आई दृष्टि जो घटना चक्र आती है घटना चक्र की दोस्तों करंट के लिए, तो आप इन बुक को भी दोस्तों जैसे ही मार्केट में आ जाए दोस्तों तो आप इनसे भी दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपकी गलती कभी भी एग्जाम में दोस्तों इससे गलती नहीं होगी। आप UPPCS के लिए दे रहे हो या IAS के लिए दे रहे हो या वन दरोगा के लिए दे रहे हो या 2023 में दोस्तों कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी भाई बहन फ्रेंड आपके फ्रेंड सर्किल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रतियोगी परीक्षा की, जिनका 2023 में दोस्तों पेपर हो, तो उन सब तक क्या कर देंगे वीडियो दोस्तों शेयर कर देंगे। तो चलते दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।